व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौरांग और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम इस चैप्टर में कई चीजें पढ़ेंगे। हम जैसे कि पढ़ेंगे कि फूड की कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फूड कौन कौन से न्यूट्रिशन से मिलकर बना होता है, और उसमें से हम 3 न्यूट्रिशन के टेस्ट भी पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर फैट्स एंड टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, तो उसी के साथ शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। अब हमने चैप्टर 1 में क्या किया था, हमने चैप्टर में उन फूड आइटम्स की लिस्ट बना ली थी जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। अब हमने एक चीज और की थी, हमने फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई किया था जो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के खाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये खाया जाता है, यहाँ पे ये खाया जाता है, तो हमने उसे भी मार्क किया था और मैप पे भी मार्क किया था। ठीक है, ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर मे बी राइस, चावल एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी। ठीक है, येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, मील का मतलब है आपका पूरा खाना जो आप पूरे दिन खाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो मील है वो चपाती की हो सकती है, आप चपाती खा सकते हैं, है ना। आप चपाती खा सकते हैं, आप दाल खा सकते हैं। बताइए, आप दाल खा सकते हैं, आप ब्रिंजल करी खा सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं, आप चावल के साथ चावल खा सकते हैं, आप वेजिटेबल प्रिपरेशन मतलब आप वेजिटेबल पेपर कर सकते हैं। लेडी फिंगर की मतलब लेडी फिंगर मतलब भिंडी, भिंडी बना सकते हैं। तो ये सब आपकी मील का ही पार्ट है। और आपकी अनदर मील में आपकी अपम भी हो सकते हैं, मतलब आप अपम भी बना सकते हैं। फिश करी और वेजिटेबल्स भी आपकी मील के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, आप मतलब कई चीजें ऐसी हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं वो आपका मील के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब है हमारे पास एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 क्या कहते हैं, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ ग्रेन। हम हमारे पास क्या होता है, ज्यादातर हमारी जो मील्स होती हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा आइटम जरूर होता है जो किसी न किसी ग्रेन से बना हुआ होता है। ठीक है, सम काइंड ऑफ ग्रेन। अदर आइटम्स कुड बी दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। या फिर क्या हो सकता है, ये एक तो आपकी ग्रेन से बना हुआ कुछ ना कुछ मील होगी आपकी उसमें। जैसे कि आप चपाती खाते हैं, आपकी चपाती किससे बनी है, आपकी ग्रेन से बनी है। आप पराठे, आप कुछ भी इस टाइप का खाते हैं तो वो आपकी ग्रेन से बना है। ठीक है, तो ये सब आपके ग्रेन फूड में आ गए। उसके बाद आपकी जो दाल हो सकती है, उसके साथ आपकी डिश ऑफ मीट हो सकती है, मतलब आपके पास मीट हो सकती है, और आपके पास वेजिटेबल भी हो सकती है आपके नाश्ते में। ठीक है, इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। और आपकी मील में ऐसा भी हो सकता है कि आपके में दही भी इंक्लूड हो, बटर मिल्क भी इंक्लूड हो, अचार पिकल्स भी इंक्लूडेड हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items are you depicted on the map in chapter 1. ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, यहाँ पे इसने कहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स इन मील्स के अलग अलग रीजन से आपको इस वाली टेबल में दिए हैं। कि पंजाब में देखिए, आपको पंजाब में ज्यादातर कौन सी ग्रेन खाई जाती है, मक्का, मक्के के दाने सुनिए, मक्का, मक्का की रोटी खाई जाती है वहां पे। ठीक है, आइटम्स ऑफ दाल मीट, अगर वहां पे हम दाल या फिर मीट की बात करें कि वहां पर दाल या मीट ज्यादा खाई जाती है, तो वहां पे राज्य में ज्यादा खाया जाता है किडनी बीन्स। ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किडनी बीन्स। ओके, अगले आपके पास वेजिटेबल्स हो गए। वेजिटेबल्स में आपका सरसों साग ज्यादा खाया जाता है, मस्टर्ड लीफ करी। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सरसों साग को क्या बोलते हैं, सरसों के साग को मस्टर्ड लीफ करी। और आपका बाकी अलग से बात करें तो आपका दही और घी ज्यादा यूज होते हैं वहां पे। और अगर हम वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें, अभी आपने वहां पर मक्के की रोटी सुना, लेकिन यहाँ पे चावल ज्यादा खाए जाते हैं, चावल वाली ग्रेन ज्यादा खाई जाती है। और चावल के साथ तुअर दाल या फिर रसम चारू खाया जाता है। ठीक है, या तो रसम या फिर तुअर दाल। ठीक है, और वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स हमारी कुंदरू खाई जाती है आंध्र प्रदेश में, जिसे हम दोंदा काई भी बोलते हैं। ठीक है, और बाकी वहां पे बटर मिल्क, घी और पिकल मतलब अचार यही खाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा था वहां पे, select food items you depicted on the map in chapter 1, add some more meals to the list and enter these in table 2.1. अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कॉलम खाली दिया है, तब आपको ये जो आपने चैप्टर 1 में कुछ फूड
नोट किए थे, फूड नेम्स नोट किए थे, आपको उन्हें दोबारा देखना है और वहां से उन्हें यूज करके यहाँ पे उतार देना और वहां पे लिख देना है कि आपको कहाँ 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 पे ये वेजिटेबल्स खाई जाती हैं, ठीक है। मतलब आपको कुछ और एग्जांपल्स भी ढूंढने हैं, ठीक है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वैरायटी इन आवर मील, ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे पास ये सारी की सारी वैरायटी ऑफ फूड नहीं होता हमारी एक ही प्लेट में, हमारी एक ही थाली में, एक ही बार की मील में। जरूरी नहीं है कि आप आज ही आप अभी खाना खा रहे हैं तो आप स्कूल में लंच लेके गए तो लंच में आप क्या पता आप ओनली पिकल लेके गए हो, अचार और रोटी लेके गए हो। ऐसा जरूरी कोई है आप कटर बटर मिल्क कर्ड दही पिकल्स वगैरह सब उठा के लेके गए, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास सभी वेराइटी ऑफ फूड हो हमारी मील में, ठीक है। इफ वी आर ट्रेवलिंग वी में ईट वॉट इज अवेलेबल ऑन द वे, लेकिन जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें वो ही खाना पड़ता है जो भी हमारे रूट पे अवेलेबल, हम उधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, जो भी हमें रास्ते में लेकिन कुछ खाने को मिलेगा हमें उसे खाना पड़ जाता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम सब लोगों के लिए ये इतना पॉसिबल नहीं हो, एक साथ इतना पॉसिबल नहीं हो कि हम इतना सारा वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स एक साथ खा सकें मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पूरे टाइम में, ठीक है। देयर मस्ट बी सम देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू, ठीक है। अब वहां पे वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई रीजन भी होगा कि क्यों ऐसी ये सारी की सारी मील्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पर बेसिस करती हैं कि एक मील यहाँ ज्यादा खाई जाती है और एक जगह यहाँ। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? अब आपको ऐसा लगता है कि क्या पता ऐसा ही हो कि जानबूझ के नहीं किया जाता हो, क्या पता हमारी बॉडी में अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट की नीड पड़ती हो, अलग अलग फूड की नीड पड़ती हो कि हमारी बॉडी को इस जगह इस न्यूट्रिशन की इस फूड की नीड पड़ रही है और इस जगह इस वाले फूड की नीड पड़ रही है, जरूरी कोई है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे उन लोगों को इस वाले टाइप के फूड की ज्यादा नीड पड़ती हो। तो यही हमें अब बताती है एक्सरसाइज टॉपिक 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब हम सब पढ़ेंगे कि अलग अलग डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं। सो वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो हम जानते हैं कि जो हमारी डिश होती है, ज्यादातर जो हम खाना खाते हैं या फिर हमने जो भी डिश बनाई होती है वो एक या फिर कई इंग्रेडिएंट से बनी होती है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही इंग्रेडिएंट से बनी है, कई इंग्रेडिएंट से एक वो चीज बनी होती है, ठीक है। तो विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, या तो हम उन इंग्रेडिएंट्स को प्लांट से पाते हैं या फिर हम उन इंग्रेडिएंट्स को एनिमल से लेते हैं, है ना। तो दीज दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय बॉडी, लेकिन इन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी बॉडी द्वारा नीडेड होता है, मतलब जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के द्वारा नीडेड होता है, मतलब हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मिल गई। तो क्या है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, ठीक है। कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आप ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय बॉडी दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड nutrients, ठीक है। So the major nutrition in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। लेकिन जो आपके फूड के मेन न्यूट्रिशन होते हैं, जो मेजर न्यूट्रिशन होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by body। लेकिन एडिशन में कुछ और न्यूट्रिशन भी होते हैं, जैसे कि हमारे फूड में हमारी जो बॉडी होती है उसमें फूड में एक तो डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होती है और वाटर भी चाहिए होता है जो हमारी बॉडी के लिए मतलब रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी कहती है कि फूड के साथ साथ हमें डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए, मतलब फूड में हमें डाइटरी फाइबर्स चाहिए और फूड के अंदर हमें वाटर भी चाहिए, ठीक है। सो डू ऑल द फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन? लेकिन क्या ऐसा होता है कि हर फूड में हर तरीके का न्यूट्रिशन हो? ऐसा तो नहीं है ना कि आप दाल खा रहे हैं तो दाल में प्रोटीन मिनरल्स विटामिन कार्बोहाइड्रेट फैट सब है, ऐसा तो नहीं है। सो with some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrition। तो हम कुछ सिंपल मेथड्स मतलब हम कुछ सिंपल मेथड से पता लगा सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं
कि जो हमारा कुक फूड है या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनमें एक न्यूट्रिशन है या फिर कई सारे न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कई सारे न्यूट्रिएंट्स या फिर एक न्यूट्रिशन, ठीक है, चाहे वो रॉ फूड हो चाहे वो हमारा पका हुआ कुक फूड हो, ठीक है। द टेस्ट ऑफ और presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared for test for other nutrition। लेकिन ये जो टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के, ये और टेस्ट से आसान होते हैं जो अदर न्यूट्रिशन के टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप विटामिन या मिनरल्स का टेस्ट करेंगे तो वो थोड़ा टफ होता है। लेकिन ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च और फैट्स के टेस्ट होते हैं, प्रोटीन के टेस्ट होते हैं, ये थोड़े इजी होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका स्टार्च आता है, ठीक है। चलिए, लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सब टेस्ट को करके देखना है। टेस्ट आपको भी बताएंगे, ये बुक ही बताएगी, लेकिन आपको जो टेस्ट आपको जिनके आंसर आंसर मिले उन्हें आपको स्टेप 2.2 में लिखते रहना है, ठीक है। कि जैसे कि रॉ पोटैटो में स्टार्च ज्यादा प्रेजेंट है, प्रोटीन ज्यादा प्रेजेंट है या फिर फैट ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, अब अब हमारे हमारे पास पास for any of these tests, you will find neat solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda। लेकिन आपको टेस्ट करने के लिए आपको एक तो आयोडीन सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की और एक कॉस्टिक सोडा की, ठीक है। ये आपको तीन सॉल्यूशन की नीड पड़ेगी इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर, और उसके साथ साथ आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स की भी नीड पड़ेगी और एक ड्रॉपर की भी, ठीक है, एक ड्रॉपर और कुछ टेस्ट ट्यूब। Try these tests on cooked food items as well as raw materials। अब आपको क्या करना है, आपको इन टेस्ट को ट्राई करना है, एक तो कुक्ड फूड आइटम्स है, एक तो पके फूड आइटम्स में और रॉ मटेरियल्स में भी आप इन्हें ट्राई करेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल्स में भी और पके हुए फूड आइटम्स में भी, ठीक है। Table 2.2 shows you a way to record the observations from these tests। अभी जो आपको टेबल 2.2 मैंने आपको दिखाया था, ये आपको हेल्प करेगा, जिसमें आप बड़े आराम से, मतलब आपको बना बनाया मिल रहा है अच्छे से, तो आप इसमें आराम से अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख पाएंगे उन टेस्ट की मदद से। सम फूड ग्रेन्स आर गिवन इन दिस टेबल, और कुछ फूड ग्रेन्स उस फूड आइटम्स उस टेबल में दे भी रखे हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद these और any other available food items। आप या तो इन फूड आइटम से भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, फिर आप और फूड आइटम्स को भी यूज कर सकते हैं टेस्ट को कंडक्ट करने में, ठीक है। चलिए, do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical। अब आपको क्या करना है, आपको टेस्ट को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा और ये ध्यान न कराएं कि आपको किसी भी केमिकल को टेस्ट या फिर खाने या पीने की नीड नहीं, मतलब पीने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। अगर आपके पास वो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो रेडीमेड फॉर्म में नहीं, मतलब आपको अभी तक वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं मिली है, तो आपकी जो टीचर है वो उसे प्रिपेयर कर सकते हैं जिस तरीके से आपके बुक में स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स वाला टेस्ट करेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के कई पार्ट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में आपको स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है, तो इसमें बुक में इस चैप्टर में आप स्टार्च वाला टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्च का टेस्ट कैसे होता है आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपके पास कई टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है वो या तो स्टार्च की फॉर्म में होता है फिर शुगर की फॉर्म में होता है। वी कैन इजीली टेस्ट इफ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। हम बड़े आराम से टेस्ट कर सकते हैं कि अगर किसी फूड आइटम में स्टार्च की प्रेजेंस है, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 में अब आप पढ़ेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च, कि स्टार्च का टेस्ट आपको कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी केस स्टडी करवा देता हूँ। इसमें हम सीखेंगे कि अगर आपके पास जो केमिकल्स हैं वो रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो आप उन्हें कैसे रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका अगर आपके पास डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिल्यूट सॉल्यूशन को आयोडीन के वो प्रिपेयर हो सकता है। ए dilute iod- a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। आप क्या कर सकते हैं, diluted solution of iodine को बनाने के लिए कुछ few drops of tincture आयोडीन होता है उसे टेस्ट ट्यूब में ऐड कर सकते हैं, जो
आधा पानी से भरा हुआ, मतलब आपको आधी टेस्ट ट्यूब को पानी में भरकर उसमें कुछ ड्रॉप्स टिंचर आयोडीन की डाल देंगे, ठीक है। अब है आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। आप क्या कर सकते हैं? आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम आप कॉपर सल्फेट 100 ml मतलब 100 ml वाटर में, 100 मिलीलीटर वाटर में आप उसे डाल सकते हैं, ठीक है। अब कॉस्टिक सोडा के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda, ठीक है। कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए आप 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा भी अगर आप 100 ग्राम वाटर में डाल देंगे, 100 ग्राम वाटर में डाल देंगे, तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ, टेस्ट फॉर स्टार्च। अब आप इसमें पढ़ेंगे कि स्टार्च का टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट। अब आपको क्या करना है? थोड़ी सी क्वांटिटी में एक तो फूड आइटम लेना है, मतलब या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट लेना है, मतलब आपको कुछ लेना है, ठीक है, फूड आइटम कोई। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ dilute iodine solution on it। अब आपको क्या करना है? आपको 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के उसके ऊपर डाल देंगे। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी कलर, इफ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब आपको थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करना है कि उस फूड आइटम के कलर में कुछ चेंज आया। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया? ठीक है, क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया? ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है? अगर आपको वो जो फूड आइटम था उस आयोडीन सॉल्यूशन को डालती हुई अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें स्टार्च है, ठीक है। अगर आपका वही फूड आइटम अगर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हो उस आयोडीन सॉल्यूशन को डालकर, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें स्टार्च की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट ऑफ दीज विच कंटेन स्टार्च। अब आप इस टेस्ट को अदर फूड आइटम से भी टेस्ट कर सकते हैं कि जानने के लिए कि किस किस फूड आइटम्स में स्टार्च है, ठीक है। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 और आपको जितनी भी आपके ऑब्जर्वेशन हो आप उन्हें टेबल 2.2 में ऐड कर दिए चलिएगा, ठीक है। अब आपके पास अगला टॉपिक टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन का टेस्ट कैसे होगा, ठीक है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब आपको क्या करना है? थोड़ी सी क्वांटिटी में कोई फूड आइटम लेना है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और ए पाउडर ऑफ इट, ठीक है। अगर आपका जो फूड है वो कोई सॉलिड है, जैसे कि आपको कोई फूड टेस्ट करना है, ठीक है। अब वो सॉलिड है, वो लिक्विड नहीं है, ठीक है। एक तो होता है आपका लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल जो बिल्कुल पेस्ट सा हो डिजोल्व होने वाला हो। तो आपको अगर आपके पास सॉलिड फूड आइटम हो, ऐसा नहीं है लिक्विड फूड आइटम, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसे क्रश कर देंगे, मतलब उसे आप अच्छे से पेस्ट बना लेंगे उसका, मार मार के उस पे से मतलब बिल्कुल वो कर देते हैं ना, और ये उसका पाउडर या फिर पाउडर बना देंगे, ठीक है। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, मतलब आप या तो पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, या फिर थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी को मतलब थोड़े से फूड आइटम को मैच कर लेंगे, ठीक है। पुट सम ऑफ इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा वो जो फूड आइटम है उसे आपको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। अब आपको क्या करना है? 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें डाल देनी है। शेक द टेस्ट ट्यूब, फिर आपको टेस्ट ट्यूब को शेक करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एक ड्रॉपर की हेल्प से आपको 2 ड्रॉप्स तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डाल देनी है और 10 ड्रॉप्स आपको कॉस्टिक सोडा की डाल देनी है उस टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब आपको उसे अच्छे से मिक्स कर देना है, हिला हिला के, और लास्ट में आपको उसे थोड़ी देर के लिए रखा छोड़ देना है, ठीक है, खड़े रहना है उसी को लेके। What do you see? Did the contest of test tube turn violet? अब जो आपने क्या देखा, क्या जो आपका टेस्ट ट्यूब था क्या वो वायलेट कलर में आपका जो फूड आइटम था क्या वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो गया? ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अगर आपको जो फूड आइटम था अगर वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपके फूड आइटम में प्रोटीन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फूड आइटम वायोलेट कलर में कन्वर्ट हो जाए तो उसका मतलब उसमें प्रोटीन है, ठीक है। नाउ यू कैन रिपीट द टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। फिर आप इस टेस्ट को और फूड आइटम्स पे भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब है हमारे पास टेस्ट फॉर फैट्स। तो फैट्स का टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। फैट्स को किस तरीके से टेस्ट करते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। अब आपको क्या करना है, फैट्स के टेस्ट को करने के लिए भी थोड़ी सी क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, ठीक है। रैप इट विद ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब आपको क्या करना है, उसे एक तो पेपर की तरफ, पेपर में चारों तरफ से कवर कर लेना है और फिर उसे क्रश कर देना, मतलब दबा के उसको बिल्कुल पाउडर से बना देना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। टेक केयर दैट द पेपर डू नॉट टीयर। ठीक है, आपको लेकिन इतना ध्यान रखना है उसे क्रश करते वक्त कि आपका पेपर ना फट जाए उसे मारते मारते, ठीक है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आपको पेपर को खोलना है, उसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, मतलब उसका जो फूड आइटम था पहले तो आप उसे नीचे रख दीजिए और फिर उस पेपर को बहुत ध्यान से देखिए, लाइट में देखेंगे तो आपको और अच्छे से चमकेगा। डज इट हैव एन ऑयली पैच। अब आप जो देखेंगे पेपर को, क्या आपको पेपर पर कोई ऑयली पैच दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं। तो होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। आप लाइट की तरफ भी पेपर को करके देखिए। आर यू एबल टू सी लाइट फेंटली। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी थोड़ी लाइट देख पा रहे हैं थ्रू दिस पैच, लग रहा है। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट फूड आइटम्स कंटेन फैट। ये ऑयली पैच आपको कंफर्म करता है कि आपका जो फूड आइटम है उसमें फैट है, ठीक है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर। कभी कभी क्या होता है, आपके फूड आइटम में थोड़ा सा वाटर भी हो सकता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. अब जैसा अभी आपको बताया इसने कि जो आपका जो पेपर है, आपका जो फूड आइटम होगा उसमें वाटर भी हो सकता है। अगर आपका वाटर उसमें कन्वर्ट हो, मतलब अगर आपका वाटर उस पे लग जाएगा पेपर पे, तो भी आपको ऑयली पैच दिखेगा वो। तो भले ही चाहे वो ऑयली पैच ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं जब तक वो उसका पानी सूख ना जाए। अगर आपको लग रहा है कि अब आपका पानी सूख जाना चाहिए और अभी तक नहीं और अभी भी आपको ऑयली पैच दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑयल का ही पैच है, ठीक है। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर कोई ऐसा पानी होगा थोड़ा बहुत भी जो फूड से आया होगा, इट वुड ड्राई आफ्टर सम टाइम, वो सूख जाएगा थोड़ी देर बाद। इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डजंट कंटेन एनी फैट। अगर उसके बाद आपको कोई ऑयली पैच नहीं दिखता तो इसका मतलब क्या है कि आपके फूड में फैट नहीं है, ठीक है। और अगर आपको तब भी दिख रहा है ऑयली पैच, तो आप समझ सकते हैं कि आपके फूड में फैट है। वॉट डू दिस टेस्ट व्हाट डू दिस टेस्ट शो। अब आपको इन टेस्ट से आप क्या समझा और आपको क्या इन टेस्ट से दिखाई दे रहा है। आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। तब आप जितना समझे होंगे, आपने कई फूड आइटम्स टेस्ट करके देखे होंगे, आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कई फूड आइटम्स टेस्ट करके देखने भी है। तब आप अगर आप इस एक्टिविटी को करके देखेंगे तो आपको हर फूड आइटम में हर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। हर फूड आइटम में आपको ये हर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। So we tested food items for थ्री न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। और फिलहाल जो हमने मेनली न्यूट्रिशन देखे, मतलब मेनली टेस्ट किए, वो हमने एक तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए किए, प्रोटीन्स के लिए और फैट्स के हमने टेस्ट किया फूड आइटम्स को, ठीक है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिशन लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। और इसके अलावा आपके कुछ और न्यूट्रिशन और होते हैं, जैसे कि आपके पास होता है विटामिन और मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। ये मिनरल्स और विटामिन ये अलग अलग फूड आइटम से प्रेजेंट होते हैं। बट वाई डू वी नीड ऑल दी न्यूट्रिशन, लेकिन होती है। अगले टॉपिक को इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी को इतने सारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अभी आपने पढ़ा कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन्स मिनरल्स विटामिन और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। लेकिन ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में करते क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये एक तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी, फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कुछ काम करने के लिए हमारी बॉडी में। इनफैक्ट फैट्स गिव अस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में, सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में, तो अगर आप एक चम्मच भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की ले रहे हैं ना, तो वो अगर आप फैट रिच फूड की लेंगे तो वो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और कार्बोहाइड्रेट वाला फूड आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। अब ये जो आपके जो फूड्स होते हैं जो आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि दोनों ही फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है।
और बाकी आप देखिए आपको फिगर 2.3 और 2.4 में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के प्रोडक्ट्स दिखाई दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, ये फिगर ए में आपके प्लांट सोर्सेज हैं और फिगर बी में आपके एनिमल सोर्सेज जो आपको एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं, ठीक है। चलिए, प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी, ठीक है। अभी तो आपने ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपके आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लेकिन प्रोटीन्स का क्या काम होता है? प्रोटीन्स क्या करते हैं? आपके बॉडी को, आपकी बॉडी के लिए ग्रोथ, आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए नीडेड होते हैं। आपकी, मान लीजिए आपकी कहीं चोट लग गई, तो आपका वो जो जिस पार्ट पे चोट लगी है उसकी रिपेयर करने के लिए, जैसे आपके कहीं से खून निकलने लग गया, आपके थोड़ी सी स्किन छिल गई, तो उस सब चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी प्रोटीन्स पर होती है। इसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट, मतलब प्रोटीन्स एक रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। फूड्स, फूड्स, यहाँ पे फूड्स कंटेन प्रोटीन्स और ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, लेकिन जो फूड्स क्या होते हैं, जिन फूड्स में प्रोटीन्स होता है हम उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स रिच फूड को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स रिच फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, और प्रोटीन्स वाले फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि हम प्रोटीन्स वाले फूड को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ आ सकता है, व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स या फिर व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। चलिए, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। अब जो विटामिन्स होते हैं ये आपके बॉडी को हेल्प करते हैं डिसीज से बचाने के लिए। मान लीजिए आपको आपको कई सारी बीमारी हो जाती है, कई बार आपको बुखार हो जाता है, आपको कई बार कोई एलर्जी हो जाती है, तो ये सब डिसीज का ही पार्ट है। तो आपको जो बचाता है वो किसका काम होता है, वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो जिम्मेदारी होती है आपके विटामिन्स की। आपके विटामिन्स आपको डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन्स also helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy। और विटामिन जो होते हैं वो आपकी आईज, बोन्स और टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और इसलिए बहुत ज्यादा नीडेड होते हैं, ठीक है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। और विटामिन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, मतलब कोई आपको कैसा विटामिन मिलेगा, कोई आपको कैसा मिलेगा, और इसलिए उन सबके अलग अलग नाम रखे गए हैं, जैसे कि some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K, ठीक है। अब उनमें से आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि आपके पास विटामिन ए होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के भी होता है, विटामिन बी भी होता है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एक ग्रुप भी होता है विटामिन का जिसे हम क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज vitamin B complex. So the group of vitamins is called vitamin B complex, ठीक है। चलिए, our body needs all types of vitamins इन स्मॉल क्वांटिटी। अब हमारी पूरी बॉडी को सभी टाइप्स के विटामिन की नीड होती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं, मतलब लेकिन एवरेज में आप समझिए बीच का होना चाहिए, ज्यादा ऊपर भी नहीं और ज्यादा नीचे भी वो नहीं होनी चाहिए, तो नॉर्मल क्वांटिटी में उसकी नीडेड होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। अभी जो विटामिन होता है ये हमारी स्किन और आईज की केयर करता है, मतलब हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखता है, ठीक है। विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। और ये जो विटामिन सी होता है ये आपको हेल्प करता है, ये कई डिसीज से लड़ने की ताकत देता है आपको कि आप कई बीमारियों से लड़ पाए, ठीक है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है। अब आपको, अब आपने कैल्शियम रिच फूड तो खा लिया, अब आपने मिल्क पी लिया, ठीक है। अब आपने कई सारी ऐसी चीजें खा ली जिनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी तक अगर आपके पास विटामिन डी नहीं है तो आपको उस कैल्शियम रिच फूड को खाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो विटामिन डी होता है, कैल्शियम जो है आपका डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं हो सकता हमारी बॉडी के द्वारा। इसलिए जो हमारी बॉडी में एक विटामिन डी टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है जो आपके कैल्शियम को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और तभी वो आपके लिए यूटिलाइज हो सकता है जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी है। और विटामिन डी के भी कई सोर्सेज होते हैं, विटामिन डी आपको सनलाइट से भी मिलता है, ठीक है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.5, 2.6 टू 2.9। अब विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी जो होता है वो आपकी बॉडी में क्या करता है, मतलब जो आपकी बॉडी में रिच होते हैं अलग अलग विटामिन में, जो रिच न्यूट्रिशन होते हैं वो आपको फिगर 2.6 से 2.9 की फिगर में दिखाए गए हैं, ठीक है। मिनरल्स आर नीडेड फॉर बाय आवर बॉडी इन स्मॉल
अमाउंट्स, लेकिन जो मिनरल्स होते हैं वो आपकी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में नीड होते हैं, मतलब उनकी थोड़ी थोड़ी आपकी बॉडी को नीड होती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। ईच वन इज एसेंशियल, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन टू दैट। लेकिन हर न्यूट्रिशन आपके लिए, हर विटामिन आपके लिए एसेंशियल होता है आपकी ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एक सेकेंड, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। देखिए, आपको कुछ सोर्सेज दिए हैं विटामिन ए के। विटामिन ए में आपका मिल्क रिच होता है, फिश ऑयल रिच होता है, ठीक है, आपकी कैरेट से रिच होती है, आपके पोटैटो रिच होते हैं, ठीक है, आपका ये क्या कहते हैं इसे, ये रिच होता है। और आपके विटामिन बी के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि विटामिन बी में आपका लिवर लीवर सोर्स, लीवर बहुत ज्यादा रिच होता है, आपका चावल बहुत ज्यादा रिच होता है जिसे आप राइस कहते हैं, ठीक है। और विटामिन सी में आपके ऑरेंज रिच होते हैं, गुआवा रिच होते हैं, लेमन भी रिच होता है और टमाटो भी रिच होता है, ठीक है। और विटामिन डी के सोर्सेज में आपका मिल्क रिच होता है, बटर रिच होता है, लीवर भी रिच होता है और फिश भी रिच होता है और एग भी रिच होती हैं, ठीक है। तो इन सब कंटेनेंट्स में आपका विटामिन डी रिच होता है, ठीक है। चलिए, आर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी आपको मैंने बता ही दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी बॉडी सनलाइट की प्रेजेंस में भी तैयार करती है विटामिन डी, ठीक है। चलिए, सम सोर्सेज, अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने अभी छोड़ा था, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। अब आपको ये 2.10 फिगर दी है, अब आपको यहाँ पर कुछ मिनरल्स के एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम आगे का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स हैव मोर देन वन न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। अब ज्यादातर हर आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिशन तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी न्यूट्रिशन है, सारे तो नहीं होते, लेकिन एक जरूरी नहीं है कि एक ही न्यूट्रिएंट्स हो, ज्यादातर दो तीन तो मिनिमम होते ही है, ठीक है, ज्यादातर। ऐसा भी नहीं है कि हर बार दो तीन ही होंगे, ऐसा भी होता है कुछ कुछ फूड में एक ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर दो या तीन तो होते ही हैं, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दिस while recording observations in table 2.2। अब जो आपने टेबल 2.2 फिल किया था पहले, जो मैं आपको पहली वाली वीडियो में भी करवाया था, इससे पहले वाली वीडियो में, इसमें मैं आपने टेस्ट किया था प्रोटीन और फैट्स और स्टार्च को, तो उसमें आपने नोट किया था कि ये इन्हीं न्यूट्रिशन में आपको यही मिला, तो आपने ये उन ऑब्जर्वेशन को करते वक्त उन्हें करते वक्त भी देखा होगा, ठीक है, ऑब्जर्व किया होगा। However, in a given raw material, one particular nutrition may be present in much larger quantity than others। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि रॉ मटेरियल जो है आपका, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो अदर से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो जैसे आपने क्या लिया, आपने मिल्क लिया, तो मिल्क में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, है ना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें किसी और न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो, तो ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल राइस इज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिशन, जैसे कि राइस में आपके कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे अदर न्यूट्रिशन के अलावा, थस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम राइस को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कहते हैं, क्योंकि राइस में कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और देखिए, आपको एग्जाम्पल दिए, आपका ये आयोडीन का सोर्स होता है, ठीक है, आपका पालक धनिया इस टाइप की चीजें आपकी आयोडीन में रिच होती है, आपकी फिश आयोडीन में रिच होती है, ठीक है, आपकी जिंजर भी आयोडीन में रिच होती है। और फॉस्फोरस के सोर्सेज में जो आपको फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं उसमें आपका मिल्क भी आता है, बनाना भी खूब रिच होता है, ठीक है। चलिए, और आयरन के सोर्सेज में आपका स्पिनच याद आता है वापस, है ना, आपका गुआवा भी इसमें आता है, आपका लीवर भी इसी में आता है, ठीक है, ये सब आपके आयरन में रिच होते हैं। और कैल्शियम के सोर्सेज की हम बात करें तो कैल्शियम के सोर्सेज में आपका एग रिच होता है और मिल्क रिच होता है, मिल्क रिच होता है जो आपको कैल्शियम प्रोवाइड करता है, मिल्क और egg, ठीक है। चलिए, Besides this nutrition, our body needs dietary fiber and water। अब इन न्यूट्रिशंस के अलावा भी हमारी बॉडी को दो ऐसे न्यूट्रिशन और चाहिए होते हैं। अभी तक आपने कई न्यूट्रिशन पढ़ लिए, आयरन फॉस्फोरस कैल्शियम विटामिन मिनरल्स, ऐसे करके आपने कई न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, लेकिन इनके अलावा बॉडी को दो चीजों की नीड और पड़ती है। कौन कौन, एक तो डाइटरी फाइबर्स की और एक वाटर की, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, और डाइटरी फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, रफेज भी कहते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि डाइटरी फाइबर्स क्या होती हैं। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं, ठीक है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, और जो रफेज होता है ये कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट प्रोडक्ट्स से हमें ज्यादातर मिलता है हमारे फूड के, ठीक है। जो फूड आपको प्लांट से मिले हैं तो उनमें ज्यादातर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of protein। ठीक है, अब ये जो आपकी होल ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, आपका गेहूं का आटा, ये सब पल्सेस हो गई, दाल हो गई, पोटैटो पोटैटो हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गई, ये आपके रफेज के मेन सोर्स होते हैं, ठीक है। आलू वगैरह ये सब आपके मेन सोर्स होते हैं रफेज के। रफेज डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, रफेज आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। सो व्हाट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का, ठीक है। वाटर और मतलब रफेज वाला जो आपका पार्ट होता है फूड को, वो आपको कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन तब भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये आपको वेस्ट होने में मतलब वेस्ट तैयार करने में मदद करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड आपका बच जाता है उसे एक्सक्रीट करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर फूड, ठीक है। अब वाटर क्या करता है, वाटर हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि हमारी बॉडी से हमारे फूड से न्यूट्रिशन लेने में, ठीक है। फूड में तो कई सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, अब जो वाटर होता है वो हेल्प करता है फूड से न्यूट्रिशन लेने में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। और ये हेल्प भी करता है कि क्या करने में, जो वेस्टेज हमारी बॉडी से बाहर निकलती है जैसे कि यूरिन या फिर स्वेट कहें हम, तो उन्हें भी एक्सक्रीट करने में बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक, और ज्यादा से ज्यादा वाटर जो हम अपनी बॉडी जो ज्यादा से ज्यादा वाटर जो हम अपनी बॉडी का पाते हैं, हमारी बॉडी में जितना से ज्यादा वाटर जो हमारी बॉडी में पहुंचता है वो उस लिक्विड से ही पहुंचता है, जिसके हम वाटर पीते हैं, दूध पीते हैं और चाय पीते हैं, टी, ठीक है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, और हम बाकी अगर हम और बात करें तो हम जो कुक्ड करके फूड पीते हैं, पका के मतलब फूड खाते हैं, तो उसमें हम वाटर डालते हैं, तो वो वाटर भी हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। लेट्स सी इफ देयर एनी इज एनी अदर सोर्स व्हिच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। चलिए अब एक्टिविटी थ्री में हम पढ़ेंगे कि ऐसा कोई और सोर्स भी है फूड का जो हमें वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए एक्टिविटी थ्री, ठीक है। टेक ए टमाटो और फ्रूट लाइक एन लेमन, अब आपको क्या करना है, अब आपको या तो टमाटो लेना है या फिर कोई भी फ्रूट ले लेना है जैसे कि लेमन। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो टमाटो या फिर कोई लेमन जैसा कोई भी फ्रूट ले लेना है, फिर उसे स्मॉल पीसेज में कट कर देना है, ठीक है। छोटे छोटे पीसेज में आप कट कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि आपके हैंड से आप उन्हें काट रहे थे तो गीले हुए, क्या आपके हाथों पे भी पानी आया। सो केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated और mashed out at your home। इसलिए अब आप ऑब्जर्व करना बहुत ध्यान से कि जब आपके घर पे वेजिटेबल्स कट रहे हो, फ्रूट्स कट रहे हो या फिर छीले जा रही हो, जैसे कि ऊपर की छिलके उतारते हैं ना, इस तरीके से छीले जा रहे हो, ग्रेटेड किए जा रहे हो, मैश किए जा रहे हो, मतलब उन्हें पीसा जा रहा हो, ठीक है, अपने आपके घर पर। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, तो क्या आपने कभी ऐसी कोई फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट देखी है जिसमें वाटर नहीं होता हो, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई ज्यादातर फ्रूट नहीं देखा होगा, आपने ड्राई फ्रूट देखे होंगे, लेकिन आपने कोई भी ऐसा जो आप सब्जी बनाने में वैसे यूज करते हैं ना डायरेक्ट, तो आपने कोई ऐसा फ्रूट नहीं देखा होगा, ठीक है। देखे होंगे तो आपने ड्राई फ्रूट्स ही देखे होंगे, तो उनमें भी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ना के बराबर ही होता है, ठीक है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves कंटेन वाटर, तो हमने कई पढ़ लिया कई चीजें कि हमारे कई फूड मटेरियल्स के पास थोड़ा सा वाटर होता है ना। आप टमाटो काटेंगे, आप पोटैटो काटेंगे, आप कोई भी फ्रूट काट लेंगे, आपको उसमें ज्यादातर वाटर जरूर मिलेगा, ठीक है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, ठीक है। अगर हम और आगे की बात करें तो हमारी बॉडी इस वाटर को यूटिलाइज करती है, इस वाटर की भी उस हमारी बॉडी को नीड होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर while कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, और इसके अलावा हम कई फूड को कुक करने में भी वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए अब है हमारा अगला टॉपिक 2.3 बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होती है अब हम पढ़ेंगे। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे
इज आर डाइट। ठीक है, अब जो हम फूड नॉर्मली एक डे में खाते हैं हम उसे डाइट कहते हैं। ये आपकी डाइट की डेफिनेशन है। डाइट का मतलब क्या है? जो फूड हम नॉर्मली डे में खाते हैं हम उसे डाइट कहते हैं। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिशन दैट आर बॉडी नीड्स इन दैट क्वांटिटीज। ठीक है, अगर हम अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ रहे, अच्छे से मेंटेन रहे, गुड हेल्थ रहे, तो उसके लिए हमारी जो डाइट होती है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो इनके हमारी बॉडी को नीड पड़ती है राइट क्वांटिटी में, ना ज्यादा बहुत, ना बहुत ज्यादा, ना बहुत कम। ठीक है, राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए कि वो आपको नुकसान भी ना दे। ठीक है, चलिए, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक के तो बहुत कम है, एक न्यूट्रिशन तो आपकी बॉडी में बहुत कम प्रेजेंट है और दूसरा न्यूट्रिशन कुछ एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। डाइट में आपकी अच्छी अमाउंट ऑफ रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, मतलब रफेज और वाटर भी होना चाहिए। ठीक है, सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जब आपकी डाइट बहुत अच्छे से होती है तो आप उसे क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। हाँ, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ठीक है, जब बैलेंस डाइट वो होती है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम अपने डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिशन रखते हैं, ना कोई ज्यादा न्यूट्रिशन कम होता है ना कोई बहुत ज्यादा होता है, और सब इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इक्वल नहीं, मतलब राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, ना बहुत ज्यादा होने से नुकसान पहुंचाए ना बहुत कम होने से नुकसान पहुंचाए, आपको फायदा ही फायदा करे। ठीक है, तो और आपकी जब आपकी डाइट में जब फिर वाटर भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड्स सेम टाइप ऑफ डाइट? अब आपको कैसा लगता है कि सभी एज के पीपल को ये सेम टाइप ऑफ डाइट की नीड होती है? ऐसा तो नहीं है कि आप 2 साल के बच्चों को भी इतना खाना खिला रहे हैं, इतनी डाइट दे रहे हैं, और आप 10 साल के बच्चों को भी इतनी डाइट देंगे, तो ऐसा नहीं है ना। तो देखिए, आप भी इतना खा लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या अब आपको ऐसा भी लगता है कि जितनी हमें बैलेंस डाइट की नीड होती है, मतलब जितनी हमें डाइट की नीड होती है बैलेंस डाइट में, क्या वो आपके फिजिकल वर्क पर डिपेंड करती है कि आप कितना फिजिकल वर्क कर रहे हैं? अगर आपको बहुत ज्यादा वाला फिजिकल वर्क है तो ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा डाइट की नीड हो, और अगर आप कम वाला फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको कम डाइट की नीड हो, आपको मतलब कम ज्यादा खाना खाने की नीड हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर पहले चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। अब आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको लिखना है कि आपने पूरे वीक में क्या क्या खाया है। ठीक है, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो। और फिर आपको ये भी चेक करना है कि वो न्यूट्रिशन जो आपको मेंशन किए गए हैं कि वो सभी उसमें प्रेजेंट हैं, हर फूड में प्रेजेंट है, या फिर किसी एक ही फूड में प्रेजेंट है, या फिर हर फूड में प्रेजेंट है जो आपने हर दिन खाया, मतलब पूरे दिन आपने एक ही न्यूट्रिशन रिच फूड खाया है, तो आपको ये सब देखना होगा। ठीक है, पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग या फिर बंगाल ग्राम भी कहते हैं, फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड जैसे आपके इसमें इडलीज आ गए, फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं आप इन्हें, या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स जैसे कि आपकी मिस्सी रोटी हो गई, थेपला हो गया, सब जो आपके सत्तू से बना होता है, फिर जैगरी हो गई, या फिर जो आपके पास अवेलेबल वेजिटेबल्स हो, या फिर और कुछ अदर फूड जो आपको कई सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये सब आपको जितने भी फूड मेंशन किए हैं आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी को बैलेंस डाइट रखनी है तो जरूरी नहीं है कि उसे बहुत महंगा महंगा फूड खरीदने की नीड है। अगर वो इस टाइप का फूड अच्छे अमाउंट में सही अमाउंट में खा रहा है तो उसके लिए वो भी एक बैलेंस डाइट का ही पार्ट होगा। ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, लेकिन ये इतना इनफ नहीं है कि आप हमेशा राइट अमाउंट ऑफ फूड खा रहे हैं, सही टाइप का फूड खा रहे हैं, सही अमाउंट में खा रहे हैं तो वो इनफ है आपके लिए। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, इसलिए ये कुक भी होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर वो कुक नहीं होगा तो भी आपको नुकसान देगा। ठीक है, सो डेट इज न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ट, जिससे उसके न्यूट्रिशन नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट उसे खाएंगे तो उसके न्यूट्रिशन कम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए कि आपने उसको बहुत ज्यादा पका दिया, तो पकने से उसके न्यूट्रिशन होंगे वो आपके फूड में से निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और सारे के सारे बेकार चले जाएंगे। ठीक है, मतलब आप जब किसी फूड की ओवर कुकिंग करते हैं तो कुछ ऐसे फूड्स होते हैं
जो मतलब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके फूड से अलग हो जाते हैं और लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब आपके फूड में नहीं रहते। ठीक है, इसलिए को ओवर कुकिंग भी नहीं होनी चाहिए, सही तरीके से फूड आपका कुक होना चाहिए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिशन गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? अब आपको क्या पता है कि कुछ फूड में के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो खो जाते हैं कुकिंग के प्रोसेस में, जब हम उस डिश को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अब हम यही पढ़ेंगे, ठीक है, पहले यहाँ पर। ठीक है, चलिए। If the vegetables and fruits are also washed after cutting or peeling them, ठीक है, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। अब क्या हुआ, आपने कई बार क्या होता है, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोते हैं काटने के बाद या फिर छीलने के बाद। जैसे आपने मैंगो लाए बाहर से, क्या किया आपने, मैंगो के पहले तो आपने पील कर लिया, उसे छील लिया, जो ऊपर के उसके वो होते हैं ना छिलके से हम कहते हैं, तो आपने उसे छील लिया। उसके बाद अगर आप उसे तब धोने जाएंगे तो उसके कुछ न्यूट्रिशन, कुछ वाइटामिन लॉस्ट हो जाएंगे, मतलब लॉस हो जाएंगे और वो खो जाएंगे। ठीक है, the skins of many vegetables and fruits contains vitamins and minerals। ठीक है, अब जो कई स्किन्स होती हैं, जैसे कि आपके फूड की कई वो होती हैं, कई सारी वेजिटेबल्स, कई सारे फ्रूट्स की, उनकी जो स्किन होती है ऊपर वाली, जिसे हम छिलका बोल के फेंक देते हैं, उसमें भी कई सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसलिए अगर हम रेगुलर किसी चीज को वॉश कर रहे हैं, बार बार रिपीट वॉश कर रहे हैं, हम जैसे कि राइस को वॉश कर रहे हैं या फिर दाल को वॉश कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि उसके जो कुछ वाइटामिन हैं और या फिर मिनरल्स हैं जो उसमें प्रेजेंट है वो लॉस हो सकते हैं, मतलब रिमूव हो सकते हैं उसमें से। ठीक है, वी ऑल्सो नेट दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। ठीक है, हमने लेकिन ये भी जानते हैं कि जो कुकिंग होती है, कुकिंग जो प्रोसेस होती है, वो फूड का टेस्ट तो बढ़ा ही देती है, साथ ही साथ उसे एबल मतलब इजियर बना देती है आराम से डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कच्चा फूड डाइजेस्ट इतनी आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन पका हुआ फूड आपका जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन। लेकिन ऐसे ही टाइम पर कुकिंग जो होती है आपकी, वो कई सारे न्यूट्रिशन को लॉस होने का भी कारण बनती है। ठीक है, मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट if excessive water is used during cooking and is then throw away। ठीक है, क्या हो सकता है, कुकिंग आपकी कई न्यूट्रिशन को लॉस भी करवा सकती है आपके फूड में से। ठीक है, अगर आप ज्यादा उसे कुक करेंगे, ढंग से कुक नहीं करेंगे। ठीक है, और कई सारी यूजफुल प्रोटीन, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया और कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ वाटर, जैसे कि आपके मिनरल्स हो गए और वाटर हो गया, वो आपके उसके जो मिनरल्स के अमाउंट है वो लॉस हो सकते हैं अगर आपका जो वाटर है, अगर वो ज्यादा अवेलेबल आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज देन यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रो अवे। अगर वो जो आपका वाटर था, अगर आपने उसे कुकिंग करने में ज्यादा यूज किया है और उसके बाद उस वाटर को फेंक दिया है, तो आपके जो न्यूट्रिशन थे वो उस फूड से उस वाटर में ट्रांसफर हो सकते हैं, और आपका जो वाटर है अगर आप उसे थ्रो कर देंगे तो आपके सारे के सारे फूड और वेजिटेबल्स के न्यूट्रिशन उस वाटर के साथ मिलके बह भी सकते हैं। ठीक है, विटामिन सी gets easily destroyed heat during cooking। अब जो आप विटामिन सी लेते हैं, विटामिन सी बड़े आराम से डिस्ट्रॉय हो सकता है कुकिंग के प्रोसेस में हीट ज्यादा बनने से। ठीक है, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? क्या ये सेंसिबल नहीं है कि अगर हम कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में जोड़ें? बुजू थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। ठीक है, बुजू ने क्या सोचा कि अब हम अगर हम फैट सबसे ज्यादा खाएंगे, डेली खाएंगे, तो वो बेस्ट फूड हमारे खाने के लिए हर समय, हम हमेशा जब भी खा रहे हो आप फैट्स खा रहे हो। ठीक है, एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मोर मच एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अगर हम फैट ज्यादा खाएंगे तो वो हमें ज्यादा एनर्जी देगा अगर हम कार्बोहाइड्रेट फूड कम खाते हैं। ऐसा बूझो सोचा है। ठीक है, इजंट इट सो? ऐसा नहीं है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। fried food like samosa, पूरी एंड मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अब वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। अब वो क्या कह रहा है, कोई और रिच फूड नहीं खा रहा, वो ना तो प्रोटीन रिच फूड खा रहा, ना वो कुछ और खा रहा है। अब वो ओनली फैट रिच फूड खा रहा है, जिसमें कि उसका समोसा इंक्लूडेड है, वो समोसा खा रहा है, पूरी खा रहा है, पेठा खा रहा है। ठीक है, उस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में रेगुलर बेसिस पर खा रहा है। ठीक है, रबड़ी खा रहा है, मलाई खा रहा है। ठीक है, डू यू थिंक दैट ही वॉज राइट?
अब क्या आपको लगता है कि वो राइट है, क्या वो सही कर रहा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट रिच फूड खाएंगे। और क्योंकि और हम जब हम बहुत ज्यादा फैट रिच फूड खाते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें एनर्जी फैट के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगर आप देखेंगे तो आपका फैट भी बढ़ेगा, मतलब आप बहुत ज्यादा मोटे होने लगेंगे। और जब आप इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं तो हम उस किसी को कहते हैं ओबेसिटी। या आपको ओबेसिटी की भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कंडीशन होती है जब हम बहुत ज्यादा फैट रिच फूड खाने की वजह से सफर कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक 2.4 डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है, ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। ठीक है, अब एक पर्सन है, अब उसे इनफ फूड मिल रहा है कुछ खाने के लिए। ठीक है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हर फूड के पास एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इफ if this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। ठीक है, अगर ऐसा बहुत टाइम तक होता रहता, बहुत टाइम तक उस वो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, वो न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं रहा, तो उस टाइम वो जो पर्सन है वो एक किससे सफर कर सकता है? वो डेफिशिएंसी वाली प्रोसेस से कर सकता है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज से। इफ ए पर्सन doesn't get enough proteins in his हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर कोई पर्सन बहुत टाइम तक इनफ फूड नहीं ले पाता, इनफ फूड नहीं खा पाता, इनफ न्यूट्रिशन नहीं पाता किसी फूड से, तो वो क्या करेगा? वो ही शी इज लाइकली टू सी हैव स्टेंटेड ग्रोथ। उसकी क्या होगी? उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फेस भी फील होगी, मतलब उसका फेस स्वेल करने लगेगा। डिस्कलरेशन ऑफ कलर फील होगा कि मुझे डिस्कलरेशन ऑफ हेयर फील होगा कि जो बॉडी के ऊपर कलर थे वो बंद हो जाएंगे, वो आने कम हो जाएंगे। ठीक है, डिस्कलरेशन ऑफ कलर्स होगा और आपकी स्किन डिसीज होने लग जाएंगे, आपको डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मतलब आपकी जो बॉडी उसकी ग्रोथ एकदम रुक जाएगी अचानक से, आपके जो न्यूट्रिशन थे आपको उसकी कमी होने लग जाएगी और बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है, चलिए if the diet is, if the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, अगर जो आपकी डाइट है वो कम है बहुत, अगर वो कम है आपकी किस में, आपके कार्बोहाइड्रेट्स में भी, प्रोटीन्स में भी बहुत ज्यादा टाइम तक, तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो आपकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक सकती है, मतलब आपका ग्रोथ पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। सर्च ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, मतलब उसमें पावर बहुत कम बचेगी और बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। एंड सो वीक दैट ही शी इज नॉट मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो हिल भी ना पाए, मतलब मूव भी करना छोड़ दे। ठीक है, डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर। और ये जो डेफिशिएंसी होती है अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की, ये कुछ डिसीज और डिसऑर्डर भी कर सकती है जो आपको फिगर टेबल 2.3 में दिखाए गए। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में कम है तो आपको ये दिक्कत हो सकती है, आपको टेबल 2.3 में पता चलेगा। ठीक है, ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। देखिए आपकी जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीज है वो आपकी प्रिवेंट हो सकती है, मतलब बचाई जा सकती है अगर आप बैलेंस डाइट लें। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन why widely varying food from different regions had a common, ठीक है, had a common distribution। अब हम समझ पाएंगे कि हमारा जो फूड है वो अलग अलग जगह बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना कॉमन क्यों है? ठीक है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव ए बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशन नीडेड बाय बॉडी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये भी बताता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन नीड होती है और अलग अलग बैलेंस न्यूट्रिशन के बनाए जाते हैं, मतलब आप अलग अलग फूड क्यों खाते हैं मेनली, ताकि आपको अलग अलग न्यूट्रिशन मिलते रहें। ठीक है, टेबल 2.3 में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। टेबल 2.3 में आपके विटामिन दिए गए हैं, वाइटामिन। ठीक है, वाइटामिन ए अगर आपको उसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आपको विजन लॉस हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे? आपको पुअर विजन दिखेगा, मतलब आपको धुंधला दिखेगा, या फिर आप पूरी तरीके से आपका विजन बंद हो जाएगा, या फिर कभी कभी पूरी तरीके से ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको वाइटामिन B1 की डेफिशिएंसी है तो आपको वेरी वेरी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे आप वेरी वेरी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं और बहुत थोड़ी सी एनर्जी बचती है वर्क करने के लिए, ठीक है। विटामिन सी में क्या हो सकता है, विटामिन सी में आपको स्कर्वी हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, आपकी गम्स ब्लीड हो सकती हैं, ब्लीडिंग गम्स हो सकती हैं, और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपके बाउंस को बढ़ने में, ठीक है। और विटामिन डी में आपको रिकट्स राइटिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, रिकट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो बोन्स होंगी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ज्यादा आराम से ऐसे बेंट होने लगेंगी, टूटने लगेंगी बिल्कुल, ठीक है। आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आपको बोन और टूथ डिके हो सकता है, आपके बोन्स कमजोर हो सकती हैं, बोन्स टूट सकती हैं बड़े आराम से, टूथ डिके हो सकता है, टूथ में दर्द हो सकता है, ठीक है। आपकी टूथ भी कम हो जाएंगे, टूथ भी टूट सकते हैं, ठीक है। अब आपको उसके सिम्टम्स क्या मिलेंगे, आपको वीक बोन्स मिलेंगी या फिर दांतों में दर्द मिलेगा, टूथ डिके, ठीक है। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको गॉइटर हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, आपको ग्लांस में आपकी जो नेक है वो वो हो सकते हैं स्वेल, ठीक है, सूज सकते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, और अगर छोटा बच्चा भी है बहुत तो उसमें मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, उसे दिमाग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपको एनीमिया हो सकता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा वीकनेस भी होगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। और अगर आपको पार्ट वन अभी तक आपने मेरा नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। शेयर आवर वीडियो प्लीज, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।